तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन डाओ टाओइज्म के लिन शुआन के साथ फाइट करता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट होती है। दोनों ही अपनी विजुअल पावर को बिल्कुल पीक पे ले आते हैं और उसके बावजूद लिन शुआन मोशन की वीकनेस को ढूंढ लेता है और उसके शोल्डर पर अपनी सोर्ड के साथ हमला करता है और ये अटैक बिल्कुल सीधी जगह पर जाकर हिट भी कर गया था, मगर मोशन के पास उसका सिल्क वर्म रोब क्लॉथ मौजूद था जिसकी वजह से वो अटैक उसकी बॉडी को ज्यादा हर्ट नहीं कर पाता। मगर मोशन अपना पलटवार करते हुए फिर लिन शुआन को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लिन शुआन सिर्फ और सिर्फ उसकी वीकनेस ढूंढने पर ही फोकस कर रहा है। ये बात हर जगह फैल जाती है कि लिन शुआन वो वापस जा चुका है, मगर उन लोगों को मालूम नहीं था कि लिन शुआन को आखिर हराया किसने है। मगर वो लोग कहते हैं कि वो शख्स जो कोई भी है जिसने भी उसे हराया है वो सच में बहुत बड़े ट्रेजर का हकदार है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन अभी भी वहीं पे ही खड़ा हुआ होता है और डाओ टाओइज्म के वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं, मगर मोशन के हाथ से अचानक से खून बहने लगता है, जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। भले ही मेरे पास ये सिल्क वर्म क्लॉथ मौजूद था, मगर उसके बावजूद भी उसकी सोड इतनी ज्यादा शार्प थी कि मेरा ये क्लॉथ भी उसे बहुत ही मुश्किल से हैंडल कर पाया है। उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी बहुत इंजरीज हुई है। शुक्र है कि मेरे सूट ने उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया था, वरना वो सोड मेरे शोल्डर के आर पार निकल जाती। मैंने सोचा भी नहीं था कि डाओ टाओइज्म के लोग सच में इतना खतरनाक हो सकते हैं, और ऊपर से वो लोग इतने अजीब हैं कि उन लोगों ने मुझे अपनी एक हीलिंग मेडिसिन भी नहीं दी। ऊपर से मेरा एंसेस्टर भी वो ऊपर खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं उनके सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, मुझे कम से कम थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मगर वो हाई प्रीस्ट जब ये देखता है कि मोशन को इंजरीज हुई हैं तो वो वहां पे मौजूद एक बीस्ट की तरफ इशारा करता है और थोड़ा सा खांसता है, जिसके बाद वो बीस्ट नींद से उठ जाता है और हाई प्रीस्ट की तरफ देखता है तो हाई प्रीस्ट उससे कहता है कि जाओ उसके पास जाओ। ये सुनने के बाद वो बीस्ट फौरन से मोशन के पास चला जाता है, जिस पर मोशन काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि क्या तुम जिंदा हो? मुझे लगा था कि शायद तुम एक स्टैचू हो। मगर वो बीस्ट जैसे ही अपना सिलाइवा उसके हाथ के ऊपर गिराता है तो उसकी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। ये देखकर मोशन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि उसका सिलाइवा इतना ताकतवर है कि वो किसी भी इंजरी को हील कर सकता है, और ऊपर से वो बीस्ट अपने उस सिलाइवा के जरिए उसके शोल्डर को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। और मोशन कहता है कि क्या ये वाकई में एक ड्रैगन सिलाइवा है या फिर ये कोई क्लीन ड्रूल है? मगर जो कुछ भी है ये सच में एक्सीलेंट मेडिसिन है। उसके दिल में ख्याल आता है कि वो इस लाइवा को अपनी मेडिसिन के लिए यूज कर सकता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट को मस्का लगाते हुए कहता है कि ड्रैगन ब्रदर। मगर वो फिर से उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मेरा मतलब था कि क्लीन ब्रदर, क्या तुम्हें इस तरह के खट्टे मीठे फ्रूट खाना पसंद है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। मोशन चाहता था कि वो उस फ्रूट को खाए और अपने मुंह से ज्यादा सिलाइवा निकाले ताकि वो उस सिलाइवा को एक मेडिसिन के लिए इस बोतल के अंदर बंद कर दे, मगर वो बीस्ट भी काफी ज्यादा समझदार होता है और वो साफ साफ मना कर देता है। तो मोशन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें फिर क्या चाहिए? क्या तुम्हें येलो प्लम्स चाहिए या फिर तुम्हें कोई खट्टा लीमू चाहिए? ये वाले फ्रूट सच में बहुत ही खट्टे और मजेदार होते हैं। मगर वो बीस्ट उसकी कोई भी बात नहीं मानता। उसे पता चल गया था कि मोशन उसे क्यों मस्का लगा रहा है। वो मोशन को कहता है कि इस माउंटेन के नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन ऑक्स मौजूद है, मेरी नजरें उस पर काफी लंबे टाइम से हैं, मैं उसे खाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे लिए वो ग्रीन ऑक्स लेकर आते हो तो फिर तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। इतना कहते हुए वो अपने मुंह से टपकते हुए उस राल को भी वापस ऊपर खींच लेता है ताकि मोशन को एक सिंगल ड्रॉप भी ना मिले। और मोशन समझ जाता है कि ये कीमती सिलाइवा उसे इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, उसे इस बीस्ट की बात अब माननी ही पड़ेगी। वो उस बीस्ट को कहता है कि क्लीन ब्रदर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बचपन से ही गाय भैंसे चराता आया हूँ और मामूली सा ऑक्स यहाँ पर लाना तो मेरे लिए कोई बड़ा मसला है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एम्परर यान कांगो के साथ बैठा हुआ होता है और उससे कहता है कि हमें डाओ टाओइज्म को इस तरह नहीं हराना, हमें उन्हें इस तरह हराना है कि वो लोग पूरी तरह से कन्विंस हो जाएं कि वाकई में हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह टक्कर की फाइट के साथ हराने पर उन्हें शायद कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शायद उनके बाद फिर से यहाँ पर कोई ना कोई आएगा। पर ये सुनकर अच्छा लगा कि हमारी एकेडमी में कम से कम कोई ऐसा जीनियस तो है जो कि डाओ टाओइज्म को यहाँ से वापस हटाने में कामयाब हुआ है। मगर यान कांग कहता है कि हर जनरेशन के पास एक ना एक जीनियस जरूर होता है। अगर हम लोग सिर्फ कुछ जीनियस डिसाइपल्स के दम पर बाकी सेक्ट को रोकना चाहते हैं तो फिर
हम लोगों में और बाकी सेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सुनकर वो एम्परर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मान गए। इंपीरियल टीचर के पास सच में बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। यान कांगो कहता है कि हम लोग अपनी इंपीरियल एकेडमी के एक जीनियस को यूज करते हुए सारे के सारे जीनियस को पूरी तरह से एक्सचेंज कर देंगे, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो या फिर किसी भी जनरेशन का हो। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाओ टाओइज्म के वो दोनों ही मास्टर और डिसाइपल एक जगह से जा रहे होते हैं और उनके सामने ज़ेन टाओइज्म के दो लोग आ रहे होते हैं। वो लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को आकर ग्रीट करते हैं और वहीं पर ही रुक कर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। ज़ेन टाओइज्म का वो मास्टर डाओ टाओइज्म के मास्टर से कहता है कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही और वहां पर आप लोगों ने कितने देर तक सरवाइव किया है। तो डाओ टाओइज्म का वो मास्टर कहता है कि हम लोग 2 दिन से ज्यादा देर नहीं रुक पाए। ये सुनकर वो मॉन्क कहता है अच्छा, तो इसका मतलब है कि इंपीरियल एकेडमी के पास काफी टैलेंट आ चुका है, मगर फिर भी उसे चलाने वाले बहुत ही ज्यादा एविल लोग हैं, इसीलिए उन लोगों को हमें रोकना ही होगा, वरना वो लोग आगे चलकर सारे ही सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरा ये ज़ेन चाइल्ड जिसका नाम फुशिन है, ये यहाँ पर उन लोगों के कर्मा की उन्हें सजा देने के लिए आया है। अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को भी थोड़ी सी ट्राइबुलेशन का मजा चखाया जाए। ये कहने के बाद वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एकेडमी में अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो लोग ये सोच सोच कर परेशान थे कि आखिर उस डाओ चाइल्ड को हराया किसने है। ये न्यूज तो सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है कि आखिर कौन इतना ज्यादा ताकतवर है जो कि लिन शुआन को हरा सके। ऊपर से वो शख्स अपना क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर रुका भी नहीं। ये सुनकर वो गंजा मुंह कहता है जरूर ये हमारे सीनियर शेन का ही काम होगा। उनके कपड़ों को देखो, उनके कपड़ों पर कितने दाग हैं और उन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्होंने भी यहाँ पर फाइट की है। शायद वो यहाँ पर किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। मगर सीनियर शेन कहता है कि मैं पिछले 2 दिन और रातों से सोया नहीं हूँ। अगर मैं फाइट करता भी तो शायद मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कभी फाइट नहीं कर पाता, और अगर मेरी स्ट्रेंथ ही मेरे पास नहीं होती तो मैं आखिर उस लड़के को हराता कैसे। मगर वहाँ पे मौजूद युनशान कहती है जरूर ये फिर उस ब्रदर किन का काम होगा। मगर वहाँ पे मौजूद किन्यू कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये जरूर उसी ने किया हो। उसके पास स्वॉर्डमैनशिप काफी अच्छी है, उसके मैजिक स्किल्स और उसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत ही अच्छी है। मगर वहाँ पे मौजूद सब लोग उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। किन्यू भी कहता है हाँ, हो सकता है कि शायद मोशेन ने उसे ना हराया हो, शायद उसे हराने वाला कोई और हो। मगर दूसरी तरफ एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। उस लड़के ने चिल्लाते हुए पूरे सेक्ट में ये बात फैला दी थी कि उसने बस अभी अभी अपने सिल्क थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीखा है, जो कि बिल्कुल बेसिक टेक्निक है। उसने इस टेक्निक को सीख कर सारी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया है, क्योंकि बच्चा बच्चा इस टेक्निक को जानता है और हम लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि वो लड़का 1 नंबर का ढक्कन है और हम लोग अभी भी बहुत ही हाई लेवल पर हैं। हम लोग उससे 1 मर्तबा पीट भी चुके हैं, मगर उसके पंचेस हम पर जरा भी असर नहीं करते। जरा देखो हमें, हम 2 बार पीटने के बाद भी ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे हमें किसी ने मारा ही ना हो। ये सुनकर युनशोंग कहता है अच्छा, तो ये इतना पीटने के बाद भी इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सच में इन लोगों से ज्यादा बेशर्म तो कोई भी नहीं हो सकता। मगर फिर हमें सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है। वो कहता है कि जरूर यहाँ पे रॉयल फैमिली के किसी प्रिंस या फिर प्रिंसेस ने इंटरवेंशन की है। हो सकता है कि शायद उनमें से किसी ने लिन शुआन को हराया हो और यहाँ से गायब हो गया हो। वो लोग खुद को हमेशा से कमजोर दिखाते आते हैं, मगर वो कमजोर नहीं है। वो हमेशा से अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा कर रखते हैं। मगर यहाँ पे 7th प्रिंसेस वो अपने भाई से कहती है कि जरा मेरी बात सुने, मुझे लगता है कि शायद वो काउ हर्डिंग बॉय वो कहीं गायब हो चुका है, तो फिर जरूर उसी ने ही उस लड़के को हराया होगा और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो इतना लायक है कि वो किसी को भी हरा सकता है। मगर उसका भाई कहता है कि मैं उस लड़के के बारे में जानता हूँ, वो डाशू से आया है, उसके पास काफी अच्छी एबिलिटीज भी है, मगर वो हमारी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। भले ही उसने ग्रैंड मदर को बिल्कुल ठीक कर दिया है, उसके स्किल्स बहुत ही लाजवाब हैं, मगर मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वो लिन शुआन को हराएगा। तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसने ही हराया है तो फिर तुम जाकर उसे कोई रिवॉर्ड दे दो, मगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी और तुम चाहो तो उसे इनर पैलेस में एंट्री भी दिलवा सकती हो। ये सुनकर 7th प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो अपने ही भाई को पंचेस मारना शुरू कर देती है, मगर उसका भाई उससे अच्छी तरह से वाकिफ होता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम उसे इनर पैलेस
प्लेस में ले जाओ, मगर याद रखना कि वो वहां पर किसी को तंग ना करे। मगर मेरी सिस्टर यू चिल्लाते हुए कहती है कि जरा रुको तो सही, यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं और देखने में ये लोग बिल्कुल अजीब से हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पर ज़ेन टाओइज्म के दो लोग आ रहे हैं, उनमें से एक मास्टर और एक डिसाइपल है। वो लोग ग्रेट थंडर ट्राइबुलेशन साउंड सेक्ट से आए हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोशन को, जो कि अभी भी उस ग्रीन ऑक्स को ढूंढ रहा होता है और उस ऑक्स को ढूंढने के लिए वो जंगल में यहाँ वहां फिर रहा होता है। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि आखिर उस किलिंग ड्रैगन को ये ग्रीन ऑक्स चाहिए ही क्यों? मुझे लगता है कि शायद वो ग्रीन ऑक्स कब का यहाँ पे खाया जा चुका होगा। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स हैं। अब मुझे वो ग्रीन ऑक्स कहाँ पर मिलेगा? मगर इतने में उस व्हाइट फॉक्स लिंगर को एक आवाज सुनाई देती है। वो मोशन से कहती है कि लगता है कि सेक्ट की बेल बज रही है। कुछ और लोग एकेडमी के गेट पर आए हैं। इतना कहने के बाद वो लोग दोबारा से एक ऊंची जगह पर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर दो नए लोग आए हुए हैं और वो लोग ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से हैं। मोशन देखता है कि वहां पर टाई एकेडमी का एक मॉन्क उस फूशियन को टक्कर देने के लिए आया है और जाते साथ ही अपने एनर्जी पाल्म अटैक के जरिए फूशियन पर जैसे ही हमला करता है तो फूशियन बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और अपनी धर्मा पावर को यूज करता है। उसकी धर्मा पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी एक एनर्जी वेव उस बूढ़े के फिर से कपड़े फाड़ कर रख देती है और वो एक दूसरी वेव के साथ वहां से उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। फूशियन अभी अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं कर रहा था और उसने इतनी आसानी के साथ अपने अपोनेंट को पछाड़ दिया था। ये देखते हुए सीनियर शेन कहता है कि अच्छा, तो इस ज़ेन चाइल्ड ने एसेप्टिज्म बात को कल्टीवेशन कर रखा है। उसने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से टेम्पर कर लिया है, जिसके जरिए वो अपनी धर्मा बॉडी को समन कर सकता है। ये धर्मा बॉडी एक प्योर एनर्जी से बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये बंदा जब भी चाहे इसे एक रेलिक की तरह यूज कर सकता है। यानी कि जैसे जैसे इसका हार्ट प्योर होता जाएगा इसका ये रेलिक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे टाई एकेडमी के डिसाइपल एक एक करके आते हैं और फूशियन को चैलेंज करते हैं और मार खाकर वहां से वापस जा रहे होते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने फूशियन को बिल्कुल हल्की सी भी टक्कर दी हो। ये देखते हुए सिस्टर यू फिर ब्रदर शेन से कहती है कि आप यहाँ पे सबसे सीनियर हैं, आप लड़ाई के लिए जा क्यों नहीं रहे? आखिर कब तक आप यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहेंगे? और हम लोग दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो अभी भी उस ग्रीन ऑक्स को ढूंढने के लिए यहाँ वहां फिर रहा होता है। उसके लिए लिंगर भी उसका साथ दे रही थी। लिंगर और मोशन देखते हैं कि वहां पर वो ग्रीन ऑक्स एक जगह सो रहा है, मगर मोशन और लिंगर की स्मेल उस ऑक्स तक पहुंच जाती है, जिस पर वो फौरन से अलर्ट हो जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर, कौन है जो कि मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। ये कहते हुए वो इतनी जोर से दौड़ रहा होता है कि मोशन के आसपास जितनी भी झाड़ियां होती हैं वो सारी ही हवा में उड़ जाती हैं और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। और यहाँ पर वो ऑक्स कहता है कि तुम्हारी ये एविल स्माइल साफ साफ बता रही है कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तुम कोई एविल बंदे लग रहे हो। ये कहने के बाद वो ऑक्स अपना साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। तुम लोगों ने ऑक्स ब्रदर को चैलेंज किया है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो ऑक्स जैसे उन्हें मारने वाला होता है तो मोशन वहां से भागता है और लिंगर को भी पकड़ लेता है। भागते हुए कहता है कि ये ऑक्स तो उस फेरी किंगर से भी ज्यादा खतरनाक है। मगर वहां पर लिंगर कह रही होती है कि आपने तो डाउ टाओइज्म के लिन शुआन को हराया है, तो फिर आप इस ऑक्स से डरकर भाग क्यों रहे हैं? इतने में वो जायंट ऑक्स उस पर दोबारा से पंच से वार करता है तो मोशन वहां से नीचे गिरने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है वो ऑक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर नीचे से एक और जायंट हैंड आता है जो कि एक पोर्टल के जरिए मोशन को अपने अंदर खींच कर ले जाता है और वो ऑक्स खाली हाथ वहीं पर ही रह जाता है। ये देखते ही वो ऑक्स अपने आसपास देखता है और उसे फिर से एक स्मेल आती है। वहां पर उस ऑक्स का अपना मास्टर मौजूद था। ये देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन से जाता ही अपने उस मास्टर को जाकर पकड़कर दबोचता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो अपने मास्टर को इतनी जोर से दबोचता है कि उसका मास्टर बाशेन गुस्से में आकर उसे वापस पीछे हटा देता है और कहता है कि मुझे जरा आराम से पकड़ो, कहीं तुम मुझे मार ही ना डालो। मगर वो ऑक्स कहता है कि मास्टर देखें जरा, मुझे एक बंदा तंग कर रहा है और आपके गार्डन से वो आपकी वेजिटेबल्स को चुराना चाहता है। मैंने उसका पीछा किया था मगर वो लड़का वहां से भागकर कहीं चला गया है। ये सुनकर बाशेन जी कहता है किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे गार्डन में आकर मेरे वेजिटेबल्स को चुराने की कोशिश की है।
है। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तो फिर वो ऑक्स कहता है कि वो लड़का जरूर कोई नया लड़का है, उसके साथ एक व्हाइट फॉक्स भी मौजूद है। ये सुनकर बाशियन जी कहता है अच्छा तो ये लड़का वही डाशू वाला लड़का है जिसने बस अभी अभी अपनी की के जरिए सिल्क थ्रेड को कंट्रोल करना सीखा है। उस नौसिखिए की इतनी हिम्मत, वो मेरे गार्डन में आकर मेरे सामान चुराना चाहता है, उसे तो मैं देख लूंगा। टाई एकेडमी में कभी भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे आसपास भटक सके, और ये लड़का तो मेरे गार्डन में आकर मुझे ही चैलेंज करने लगा है। मगर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पोर्टल के जरिए मोशन और वो व्हाइट फॉक्स दोनों ही नीचे आ गिरते हैं और मोशन को दिखाई देता है हाई प्रीस्ट वहां पे मौजूद है। तो वो हाई प्रीस्ट को कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे बताइए तो सही कि आपने मुझे इतना दूर से खींचकर यहाँ तक कैसे पहुंचाया। ये जरूर ग्रेट घोस्ट टेलीपोर्टेशन टेक्निक थी जो कि आपने बस अभी अभी यूज की है। क्या आप ये टेक्निक मुझे सिखाएंगे नहीं? मगर हाई प्रीस्ट कहता है कि एक ज़ेन चाइल्ड अपने मास्टर के साथ हमारी टाई एकेडमी के गेट पर आया हुआ है और वो वहाँ पर सब लोगों को चैलेंज कर रहा है। तो मोशन कहता है मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो लोग ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से आए हैं और मैं उस ज़ेन मास्टर को पहले भी कहीं देख चुका हूँ। वो खुद को मिरर ब्राइट ऐसा ही कुछ कहता है, मगर दूसरी तरफ वो लोग मुझे हमेशा अपना जूनियर ब्रदर भी कहते हैं। मगर जहाँ तक बात उस लड़के की है, मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं है, मगर उसका टाइटल वो उस डाउ चाइल्ड के बिल्कुल टाइटल के साथ मैच खाता है। तो फिर हाई प्रीस्ट उससे कहता है कि डाउ टाओइज्म वो हमेशा से अपने मास्टर्स के आर्ट्स की वजह से जाना जाता है। वो डाउ टाओइज्म अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट को लेकर आए थे जो कि उनकी कल्टीवेशन को डीपेस्ट लेवल तक अचीव कर चुके हैं। जहाँ तक बात ज़ेन चाइल्ड की है तो वो अपने मास्टर के हुए कल्टीवेशन मेथड्स के जरिए अपने माइंड को डीपेस्ट लेवल तक फोकस करके कल्टीवेट करते हैं। इन लोगों की स्पिरिचुअल रूट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि इनका हार्ट सबसे ज्यादा प्योर होता है। यही वजह है कि वो मॉन्क अपने एक ऐसे डिसाइपल को लेकर आया है जो कि उन लोगों की इनहेरिटेंस को आगे लेके जाने वाला है। और वो लोग यहाँ पर काफी देर से आकर बैठे हुए हैं और हमारे माउंटेन गेट को ब्लॉक किया हुआ है। क्या तुम उन लोगों के पास वहां पर लड़ने नहीं जाओगे? तो मोशन कहता है मास्टर मुझे बताइए तो सही कि हमारी इंपीरियल एकेडमी क्या ये इतनी ज्यादा वीक है कि आए दिन कोई भी बंदा आकर हमारी एकेडमी का गेट ब्लॉक कर देता है? मुझे बस अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने देखा है कि यहाँ पे ये दूसरा बंदा आकर टाई एकेडमी को चैलेंज कर रहा है। ये बात सुनकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी हंसने लगता है, मगर मोशन कहता है कि हमारे डाशू में जब ये लोग आए थे तो हम लोगों ने इन्हें मार मार कर इनकी हड्डी पसली एक कर दी थी और ऊपर से इनके वेपन्स भी ले लिए थे। मगर मास्टर कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तुम वहाँ पर जा रहे हो या नहीं? मगर मोशन कहता है कि मैं तो बस अभी अभी तो वहाँ से वापस आया हूँ, मैंने वहाँ पर फाइट भी की है और मैं इंजर्ड भी हुआ हूँ। मगर मास्टर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और लिंगर वो काफी ज्यादा डर रही होती है। उसे पता था कि मास्टर कुछ भी कर सकता है। वो उस मास्टर को कहती है प्लीज आप शांत होकर चाय पीजिए। मगर मास्टर वहाँ पर उसके सामने बैठता है और कहता है कि सब लोग उस डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे हैं तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? तो मोशन कहता है मैं पहले ही फाइट कर चुका हूँ और जरा देखे तो सही मुझे कितनी इंजरीज हुई हैं, मेरे हाथों पर कितने जख्म हैं। ये कहकर वो हाथ दिखाता है तो उसके हाथ पर एक भी जख्म नहीं होता, जिस पर मोशन कहता है आखिर वो निशान कहाँ चले गए? मगर यहाँ पर एंसेस्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है और मोशन अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि मेरे लेफ्ट शोल्डर में काफी इंजरीज हैं और मैं इतनी सीरियस इंजरीज के साथ फाइट करने के लिए नहीं जाने वाला, मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं। मगर मास्टर कहता है कि मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है, जो भी फाइट करने के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है सीनियर ब्रदर शेन वो फाइट करने के लिए मैदान में आता है और सब लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली ब्रदर शेन भी मैदान में आ गए हैं। ब्रदर शेन सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम शेन वान युन है, ज़ेन चाइल्ड से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस वक्त 5 लुमिनरी रियलम में हूँ और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो दूसरी तरफ वो डिसाइपल कहता है कि मेरा नाम फूशिन है और मैं ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से आया हूँ, मैं 6 यूनिटी डिवाइन ट्रेजरी लेवल में हूँ। ये कहते हुए वो अपना एक गोल्डन ट्रेजर बाहर निकालता है जिसके जरिए वो फिर से अपनी वो जायंट धर्मा बॉडी समन करता है और
ब्रदर शेन से कहता है कि प्लीज पहला अटैक तुम करो। तो यहाँ पर शेन वान युन सबसे पहले अपनी सोर्ड मूव को यूज करने के लिए फौरन से मल्टीपल सोर्ड्स को यूज करता है और दूसरी तरफ से वो मॉन्क अपने सामने एक गोल्डन बेल शील्ड की तरह यूज करते हुए उन मल्टीपल सोर्ड्स को वहीं पर ही रोक देता है। मगर शेन वान युन यहाँ पर यान कांगो की सिखाई हुई ड्रिलिंग सोर्ड टेक्निक को यूज करता है। तो ये सोर्ड टेक्निक इतनी कमाल की होती है कि वो बहुत ही आसानी से उस गोल्डन बेल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिस पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ से हाई प्रीस्ट मोशन से कह रहा होता है कि तुम्हारी एनर्जी जब तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर पर आ रही है तो ये यहाँ पर वीक पड़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक है, तुम्हें इसे इंप्रूव करना चाहिए। मगर मोशन कहता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैं 3 डान गोंग टेक्निक को यूज करना चाहता हूँ और उसे बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। वो अपने मास्टर को 3 डान गोंग टेक्निक का वो डायग्राम दिखाता है और कहता है कि क्या आपने कभी इस तरह का डायग्राम कहीं देखा है? तो मास्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इस तरह की टेक्निक के बारे में नहीं सुना है, तुम्हें ये टेक्निक किसने बताई है? तो मोशन कहता है कि हमारे विलेज चीफ वो इस टेक्निक के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं और वो मुझे बचपन से ही ये टेक्निक सिखाते जा रहे हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि अच्छा, तो एक ओवरलोड बॉडी के साथ तुम 3 डान गोंग टेक्निक को सीख रहे हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा वो विलेज चीफ मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। उसने सच में स्किल्स में तो मुझे भी मार दिया है। और वो एंसेस्टर बताता है कि मैंने इस तरह का एक डायग्राम एक एंशिएंट रून में देखा था, इसीलिए मैंने उसे अपने रिकॉर्ड टावर में एक जगह लगा दिया है। तो मोशन कहता है अच्छा, तो आपने उस रिकॉर्ड हॉल में वो डायग्राम खुद से बनवाया है? क्या आपने कभी बाकी के डायग्राम्स को देखा है? क्योंकि मेरे पास अभी भी एक डायग्राम मिसिंग है जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट शोल्डर काफी वीक है। मगर यहाँ पर एंसेस्टर उसे बताता है कि जब तुम डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर बन जाओगे तो तुम खुद से ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर कर लोगे, तो उसके बाद से तुम्हारी ये छोटी सी वीकनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि शायद तुम खुद इस लायक बन जाओ कि तुम खुद से ही 3 डान गोंग टेक्निक के मिसिंग पार्ट्स को खुद से क्रिएट कर सको। ये बात सुनकर मोशन कहता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि 3 डान गोंग टेक्निक का सबसे अहम पार्ट अभी भी मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता। मगर यहाँ पर हाई प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह की टेक्निक को आसानी से ढूंढ सकते हो, मगर ग्रेट यूनिफिकेशन मेथड को तुम कहीं और हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सेक्ट लीडर से दूसरे सेक्ट लीडर को ही बताई जाती है। इसका मतलब यह है कि यह टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्ट लीडर को ही प्रैक्टिस करना अलाउड है और जब तुम हमारे सेक्ट के नए मास्टर बन जाओगे तो फिर मैं अपनी ये ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक तुम्हें दे दूंगा। मगर मोशन कहता है कि मुझे जानना है कि ली टियानजिंग क्या वो मेरी ग्रैंड माँ के हाथों ही मारा गया था? तो मास्टर कहता है जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा होली सेक्ट वो पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथों में होगा और मैं दुनिया को देखने के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां मैंने ट्रैवल नहीं किया और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी मेरे ही साथ रहेगा। जब मैं मर जाऊंगा तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर मेरी डेड बॉडी को वापस से टियानमो सेक्ट में लेकर आएगा। हमारा सेक्ट कभी भी किसी भी डेड बॉडी को प्रिजर्व नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई लाइट एकदम बुझ जाए और सब कुछ खत्म हो जाता है, बस मेरी बॉडीज की रिमेनिंग्स ही बाकी रह जाएंगी जो कि तुम लोगों को मिलेंगी। मगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहता है कि मास्टर आपकी चाय ठंडी हो गई है। तो मास्टर कहता है नहीं नहीं, ये इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से वही फाइट दिखाई जाती है जिसमें सीनियर ब्रदर शेन वान युन उस मॉन्क के साथ फाइट कर रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। सीनियर वान युन बिल्कुल अपने पीक पर आ चुका होता है और अपने स्वॉर्ड स्किल्स के जरिए उस मॉन्क को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर अभी तक वो उसमें पूरी तरह से नाकाम था। और एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब वो मॉन्क अपने एक हाथ के साथ स्वॉर्ड अटैक को वहीं पे ही रोक देता है और हल्का सा मुस्कुराता है, जिस पर शेन वान युन को भी अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा अब अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने वाला है। वो मॉन्क अपनी डिवाइन बॉडी को समन करते हुए उससे एक जोरदार एनर्जी पालमटिक रिलीज करता है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि शेन वान युन को अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बनाना पड़ जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मॉन्क कहता है कि ये लड़का वाकई में काफी स्किलफुल है और टाई अकेडमी के टॉप डिसाइपल्स में से एक है। इतने में वो मॉन्क अपना एक बहुत ही जोरदार पंच मारते हुए उस स्वॉर्ड बैरियर को तोड़कर शेन वान युन को डायरेक्ट हिट करता है, जिससे शेन वान युन बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। और ओल्ड मास्टर कहता है कि इस लड़के ने मेरे डिसाइपल फुशिन के साथ फाइट करते हुए
इसे अच्छी टक्कर दी है। मेरे डिसाइपल को इसने 10 मरतबा अटैक करने का मौका दिया है, यानी कि ये वाकई में एक काबिल डिसाइपल है। यहाँ पर सीनियर ब्रदर वान युन के हारने के बाद सब लोग समझ गए थे कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, मगर यहाँ पर युनशियान के दिमाग में कोई आइडिया आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट वो मोशन से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी टेक्निक्स दे दी है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी खातिर इंपीरियल मास्टर को भी यहाँ पर इनवाइट किया था। क्या तुम अब उस जेन चाइल्ड से जाकर लड़ना नहीं चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी और को भी इनवाइट करूं? अब तो बस सिर्फ एक एम्परर ही रह गया है। ये सोचने के बाद मोशन कहता है कि अरे हाँ, एम्परर वो भी सच में काफी कमाल का लेक्चर देता है। मोशन कहता है कि यानकांग किंगडम में सबसे टॉप में तो एम्परर ही है, क्यों ना आप उन्हें भी यहाँ पर बुला लें, वो सच में बहुत ही अच्छा लेक्चर देंगे। मगर मास्टर उसे फौरन से मारते हुए कहता है कि फौरन से ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने वैसे भी इंपीरियल मास्टर को तुम्हारे लिए यहाँ पर बुलवाया था और तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी खातिर एम्परर को यहाँ पे इनवाइट करूं। कम से कम थोड़ा सा तो ही लिहाज कर लो। एक दिन में दो बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाऊंगा तो फिर मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि यहाँ पे दो सेक्ट आए हैं और दोनों मर्तबा अगर मैं ही जाकर उन लोगों को रास्ते से हटाऊंगा तो फिर आखिर इंपीरियल अकेडमी का फायदा ही क्या? ये इंपीरियल अकेडमी आखिर किस नाम की अकेडमी है? ये बात सुनकर वो लाइन एनफोर्समेंट एल्डर फिर से हंसना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पे हाई प्रीस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इंपीरियल अकेडमी में सिर्फ तुम अकेले ही हो जो कि उस जेन चाइल्ड को हरा सकते हो? ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो थंडर साउंड सेक्ट के दोनों ही मास्टर और डिसाइपल बाहर बैठे हुए होते हैं और इतने में वहां पर युनशियान जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि फूशिन नाम का ये लड़का बिल्कुल प्योर हार्ट रखता है, उसका हार्ट बिल्कुल गिलास की तरह क्लीन है। मेरा नाम युनशियान है, मेरे अंदर ज्यादा टैलेंट तो नहीं है, मगर मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। उम्मीद है कि जेन चाइल्ड मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और मुझे कुछ सीखने का मौका देगा। ये सुनते ही वो मॉन्क डिसाइपल फौरन से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।